ये जो तारक काय है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और आज मैं इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होके मेरे लेक्चर को सुनिए और ध्यान से इसको अपने नोट्स में भी लिखते जाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कवरी की बात की जाए तो बेटा डिस्कवरी जो इसकी हुई थी वो किसने किया था, तो आप सब लिख लें मेरे साथ में। डिस्कवरी जो हुई थी वो किया था किसने, बेनिडन ने। बेनिडन, BANE, बेनिडन ने इसको डिस्कवर किया था। किसको, सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम भी एक सेल ऑर्गेन है जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, बेनिडन ने की थी। इसको सेंट्रोसोम नाम किसने दिया, तो ये जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं ना ये जरूर याद होने चाहिए। तो नेम गिवन बाय, तो नाम जो इसका दिया वो दिया किसने, टी बावेरी ने। टी बावेरी, सेंट्रोसोम को सेंट्रोसोम नाम किसने दिया, टी बावेरी ने दिया। याद हो गया बेटा, टी बावेरी ने इसको नाम दिया। अब एक बहुत जरूरी चीज जो हमेशा शुरू में ही पता होनी चाहिए वो ये कि सेंट्रोसोम केवल पाया जाता है एनिमल सेल में, ओनली फाउंड प्लांट सेल में नहीं होता सेंट्रोसोम। ये शुरू में ही मैंने बता दिया था जब मैंने पहले लेक्चर में आपको डिफरेंस पढ़ाया था एनिमल प्लांट्स के बीच में। तो एनिमल जो ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मेरे ध्यान से सुने डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए पहले से कि सेंट्रोसोम कहाँ होता है, केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपसेंट, अपसेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। अच्छा, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है सेल के अंदर, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कुछ और ज़रूरी बात जो आप लोग को पता होनी चाहिए, क्या चीज़, कि जो सेंट्रोसोम है ना बेटा, ये न्यूक्लियस के पास, ध्यान से, न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसी के पास पाया जाता है। न्यूक्लियस के पास पाए जाने वाली, पाई जाने वाली रचना है, पाई जाने वाली रचना है। ये याद हो गया, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, पाई जाने वाली रचना है, ठीक है। एक बात तो ये आपको याद रहे। दूसरी ये कि एक जो सेंट्रोसोम होता है, वन सेंट्रोसोम, वन सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम, वो बेटा बना होता है ना, वो बना होता है किससे, वो बना होता है दो सेंट्रियोल से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन सेंट्रोसोम कंसिस्ट टू सेंट्रियोल। अभी सब पता चलेगा सेंट्रियोल क्या होता है, आगे मैं अभी फिगर भी बताऊंगा। टू सेंट्रियोल, तो दो सेंट्रियोल से क्या बना होता है, दो सेंट्रियोल से बना होता है एक सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रोसोम किसका बना है, सेंट्रियोल्स का बना है, ठीक है ना। अच्छा, ये दो सेंट्रियोल्स को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं डिप्लोसोम। क्या बोलेंगे, डिप्लोसोम। दोनों सेंट्रियोल को इकट्ठे हम क्या बोलेंगे, डिप्लोसोम। याद रहेगा, दोनों सेंट्रियोल इकट्ठे बोले जाएंगे, एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, इनको डिप्लोसोम बोलेंगे। तो एक सेंट्रियोल किसका बना है, डिप्लोसोम को कंसिस्ट करता है, यानी दो सेंट्रियोल को कंसिस्ट करता है। समझ में आ गई बात इतनी। चलिए कुछ और जरूरी बात। अच्छा, सेंट्रियोल जैसा मैंने आपको बताया अभी को, सेंट्रियोल के बारे में, तो इसी सेंट्रियोल पे ही अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, फिर मैं फिगर बनाता हूँ। देखो, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल जिनसे सेंट्रोसोम बना है, सेंट्रियोल को हिंदी में बोलते हैं तारक केंद्र। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इनसे क्या निकलती हैं, इनसे निकलती हैं एस्टर रेज। क्या निकलेंगी, एस्टर रेज, याद हो जाएगा। सेंट्रियोल से क्या निकलती है, एस्टर रेज निकलती है, एस्टर रेज निकलती है, ठीक है ना। तारक किरणें बोलते हैं, एस्टर रेज निकलती हैं। किससे निकली, सेंट्रियोल से निकली, निकलती है। जो आगे चलकर, जो आगे चलकर, जो आगे चलकर क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर,
क्या बनाएंगी, स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना, जो एस्टर रेज होंगी वो आगे चलकर क्या बनाएंगी, स्पिंडल फाइबर बनाती। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पिंडल फाइबर बनाती। ठीक है ना, एक पॉइंट ये हो गया। एक और जरूरी बात कि जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स, इनके चारों तरफ जो सेंट्रियोल्स दो होते हैं ना, दो हमेशा दो रहेंगे एक साथ में, कभी अलग नहीं होंगे। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले स्वच्छ, स्वच्छ मतलब बिल्कुल साफ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्वच्छ क्षेत्र को, स्वच्छ क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो सेंट्रियोल्स की चारों तरफ पाए जाने वाले स्वच्छ क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोस्फियर, सेंट्रियोल के चारों तरफ पाए जाने वाले स्वच्छ क्षेत्र को क्या बोलोगे, सेंट्रोस्फियर। ठीक है ना, कहते हैं। ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले स्वच्छ क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फियर कहते हैं, सेंट्रोस्फियर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो एक चीज आप ऐसे लिख लें कि सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें होता है सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है ना, सेंट्रियोल्स होते हैं प्लस सेंट्रोस्फियर। सेंट्रियोल के चारों तरफ पाए जाने वाला जो स्वच्छ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फियर, सेंट्रोस्फियर। ठीक है ना। तो ये आप इसको याद रखेंगे कि सेंट्रोसोम जो होता है वो बना होता है किसका, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फियर का। ये दो चीजें मिलकर सेंट्रियोल्स, दोनों सेंट्रियोल्स और उनके चारों तरफ का जो एरिया है जिसको आप बोलते हो सेंट्रोस्फियर, ये पूरा इकट्ठे कहलाता है सेंट्रोसोम। पूरा इकट्ठे क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। ये तो बहुत आसान था। ठीक है ना, इतना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं ना कि मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक जो है सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है और ये एक और सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल आपके हो गए। ठीक है ना। इससे ये निकली हुई है एस्टर रेज। मैंने बोला सेंट्रियोल से क्या निकली रहती है, एस्टर रेज निकली रहती है, इससे भी एस्टर रेज निकली हुई है, दोनों से एस्टर रेज निकली हुई है। ठीक है ना। और और इसके चारों तरफ क्या है, एक पूरा इस तरह से ऐसे पूरा एक स्वच्छ क्षेत्र है, एक एरिया है, और इस एरिया को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो, इस एरिया को आप बोलते हो सेंट्रोस्फियर। ये सेंट्रोस्फियर हो गया, ये हो गया एस्टर रेज। एस्टर रेज ये किरणें होती हैं, ये आगे चलकर काम आएंगी, मैं बताऊंगा सेल डिवीजन में इसका काम होता है, नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी ये क्या है, ये और दोनों ये दोनों जो रेड वाले हैं ये क्या है, सेंट्रियोल्स। ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। तो कुल मिला के ये जो डायग्राम बना है ये किसका बन गया, सेंट्रोसोम का, सेंट्रोसोम का। तो बेसिकली सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कितनी सेंट्रियोल्स हैं, एक जोड़ी सेंट्रियोल्स है। अभी मैं सेंट्रियोल्स का फिगर बनाऊंगा,
सेंट्रियोल्स हैं, और सेंट्रियोल्स से क्या निकली हुई है, एस्टर रेज निकली हुई है। याद रहेगा, सेंट्रियोल से एस्टर रेज निकली हुई हैं। और सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या है, एक पूरा जो है, एक पूरा एरिया है, स्वच्छ क्षेत्र है। और इस स्वच्छ क्षेत्र को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सेंट्रोस्फियर। क्या बोलेंगे आप इसको, सेंट्रोस्फियर बोलेंगे, जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ये पूरा सेंट्रोस्फियर है। तो दोनों सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर ये पूरा मिलाकर आप इकट्ठे क्या बोलते हो, पूरा मिलाकर आप कहते हो सेंट्रोसोम। पूरा मिलाकर आपने इसका नाम रख दिया सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को क्या, सेंट्रोसोम इज इक्वल टू सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फियर। ठीक है ना, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात एक चीज। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक और फिगर की मदद से समझते हैं। जैसे बेटा मैंने बताया आपको कि सेंट्रोसोम का काम क्या है। सेंट्रोसोम का काम होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम में, एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन के टाइम में क्या बनाना, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है ना, ताकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको विपरीत ध्रुवों पर ले लाया जा सके, जो अपोजिट पोल होते हैं उन पे खींचा जा सके। आगे के चैप्टर में मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करिए कि ये क्या है, ठीक है ना, हाँ, ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है, ये सेल डिवीजन की एक स्टेज मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये कौन सी स्टेज है, ये है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज अब पढ़े होंगे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, माइटोसिस में पढ़े होंगे, मियोसिस में पढ़े होंगे। तो ये माइटोसिस मान लीजिए है, ये क्या है, अर्ली प्रोफेज। अच्छा, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये सेल है, क्या है, ये एक सेल मैंने बनाई, ठीक है ना। इस सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, ये देखो, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है, न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है, न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। सपोज करो ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है ना। और न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो चलो ये मान लो क्या है, न्यूक्लियोलस हो गया। और सेंट्रोसोम कहाँ है, तो मैंने अभी लिखवाया था ना कि सेंट्रोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। तो यहाँ पर इस जगह पर सपोज करो, यहाँ पर है क्या, सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम हो गया। अच्छा, सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। तो दो मैंने ऐसे बना दिए सेंट्रियोल, दिख रहे होंगे आपको, दो मैंने बना दिए सेंट्रियोल्स। तो ये बेटा क्या हो गया, एक सेंट्रोसोम हो गया। अच्छा, इस पूरे फिगर को देखो, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो कि बना हुआ है दो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर से, तो ये सेंट्रोसोम हो गया। अंदर आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, तो ये अर्ली प्रोफेज हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जब हम माइटोसिस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोफेज की मिड प्रोफेज अवस्था में पहुंचते हैं, तो ऐसे फिगर रहता है। चलो, मान लो ये क्या है, ये है मिड प्रोफेज अवस्था। आगे मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, आपको सब समझ में आएगा। अभी मैं केवल बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम कैसे होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो उसको बताने के लिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। मिड प्रोफेज अवस्था में क्या होता है कि ये मान लो क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, आप लोग माइक अपना ऑफ कर लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियोलस है ये, इतना तो हो ही गया। अच्छा, देखो ध्यान दो, सेंट्रोसोम क्या होता है ना, सेंट्रोसोम डिवाइड होता है। तो सेंट्रोसोम को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सेंट्रोसोम इस तरह से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सेंट्रोसोम डिवाइड होता है मिड में, मिड प्रोफेज में, और डिवाइड होकर सेंट्रोसोम किस तरफ जाता है, पोल की तरफ जाता है, इधर जाता है। ये वाला इधर जाता है और ये वाला इधर जाता है। तो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, डिवीजन उनका होता है, ठीक है ना। और अगले डायग्राम में देखो, ये देखो,
ये मान लो सेल है और ये प्रोफेज की अंतिम अवस्था है, लेट प्रोफेज। इसके बाद मेटाफेज अवस्था आ जाती है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर ये बहुत अच्छे से, तब आप लोग को बहुत अच्छे से सब पूरा समझ में आ जाएगा। तो लेट प्रोफेज, अच्छा लेट प्रोफेज अवस्था में क्या होगा? लेट प्रोफेज अवस्था में सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये इस तरह से डिसअपीयर होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स तो है ही अंदर, तो ये मान लो क्या है, क्रोमोसोम्स हो गए। और क्रोमोसोम्स हो गए, और जो केंद्रिका होती है यानी सेंट्रियोल होता है, वो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है। अच्छा मेन चीज क्या है कि हमारा जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हुआ है। तो सेंट्रोसोम डिवाइड होके कहाँ चला गया, सेल के पोल पे चला गया, छोर पर चला गया, यहाँ पे चला गया। एक यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पे आ जाता है। पूरा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल नहीं, हर एक सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल है, ठीक है ना, इस तरह से आ जाता है। और उसके बाद आपको पता है इस सेंट्रोसोम से, ऐसे सेंट्रियोल से क्या निकल, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से क्या निकलती हैं, एस्टर रेज निकलती हैं। तो इस तरह से एस्टर रेज निकलती हैं, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, एस्टर रेज, एस्टर रेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंट्रियोल कहाँ पहुंच गया, सेंट्रोसोम किसका बना है रियल में, सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल ही बोलो। सेंट्रियोल्स जो हैं, दो सेंट्रियोल्स एट पोल, एक पोल पे पहुंच गए, ठीक है ना। और इधर भी वही सेम चीज, जो सेंट्रियोल्स हैं वो दूसरे वाले पोल पे पहुंच गए, नीचे वाले पोल पे, पोल मतलब छोर, ध्रुव, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो रही है, समाप्त हो रही है, डिसअपीयर हो रही है। और ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप देखो कि सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में प्रोफेज के दौरान डिवाइड होता है। अर्ली प्रोफेज में वो ऐसे ही रहता है, मिड प्रोफेज में डिवाइड होता है, और लेट प्रोफेज में वो डिवाइड होकर चला जाता है सेल के छोर पर, तो ध्रुवों पर चला जाता है। और फिर वहां जाने के बाद फिर उनसे एस्टर रेज निकलती हैं, और एस्टर रेज आगे चलकर क्या बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। एस्टर रेज आगे चलकर क्या बनाती हैं, एस्टर रेज आगे चलकर बनाती हैं स्पिंडल फाइबर, टर्कु तंतु बनाती हैं। अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा बहुत आराम से, आप लोग को सब समझ में आएगा, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर बनाती हैं जो क्रोमोसोम्स को जो है खींचने का काम करते हैं। खैर ये आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। चलिए मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, क्योंकि बेसिकली सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, सेंट्रोसोम तो सेंट्रियोल का मेनली बना है ना, तो सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल से बना है ना, इसलिए हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। चलिए अगर बात की जाए सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की, तो जरा ध्यान दीजिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बताया था, 9+2 बताया था। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के जैसा आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने कल वाला मेरा लेक्चर लिया था तो आप इसको जल्दी से समझ जाएंगे आप सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहली बात कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो है वो कैसा होता है, वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, कार्ट व्हील, नोट करिएगा मेरे साथ, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ओके। माइक आप सब अपना क्लोज कर लो, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसको मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं ना, बोलते हैं बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी, कार्ट व्हील मतलब बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के पहिए के जैसा, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है
व्हील जो उसका चक्का होता है, पहिया, बैलगाड़ी के पहिए के समान किसकी संरचना होती है? सेंट्रियोल की। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है क्या कि सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। दूसरी बात बहुत जरूरी, दूसरी बात ये कि इसके अंदर बेटा पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+0 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। भूलेंगे नहीं ना, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और इससे पहले मैंने वहां पे क्या बताया था? जब मैंने कल आपको सीलिया फ्लैजुला पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? 9+2 होता है सीलिया और फ्लैजुला में, और प्रोकैरियोट में बताया था 0+1। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रियोल है, ये सीलिया फ्लैजुला नहीं है, तो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते तो उल्टा कर देते हैं, सारा उसी में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की जो व्यवस्था है वो क्या है? 9+0 अरेंजमेंट है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये आपको भूलना नहीं है बेटा, ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, कितनी? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? किनारे की तरफ हैं, पेरीफेरी पर हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? एट पेरीफेरी, किनारे की तरफ, बाहर की तरफ। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, एट पेरीफेरी। लेकिन ध्यान रखिए, सीलिया फ्लैजुला में मैंने बताया था कि 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे होती हैं वो डबलेट फैशन में होती हैं। याद है आप सबको? मैंने सीलिया फ्लैजुला जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल किनारे की तरफ होती हैं वो डबलेट फैशन में होती हैं, मतलब वो प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल दो सब फाइब्रिल की बनी होती थी, सब फाइब्रिल ए और सब फाइब्रिल बी। ऐसा मैंने बोला था ना वहां पे, याद है आपको? अब लेकिन यहाँ सेंट्रियोल में देखिए फर्क है, क्या है कि यहाँ पर भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी की तरफ हैं, लेकिन वो डबलेट फैशन में नहीं है, बल्कि वो किस फैशन में? ट्रिपलेट फैशन में। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गए, अब इन्हीं चेंजेस को आपको अपने दिमाग में रखना है। ट्रिपलेट फैशन में, ट्रिपलेट फैशन में। अच्छा, ट्रिपलेट फैशन का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो माइक्रोट्यूब्यूल है किनारे, वो 3 सब फाइब्रिल से बनी हुई है। कितने सब फाइब्रिल से? 3। ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूँ ना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब मेरे साथ नोट करिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईच प्रत्येक प्रत्येक जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ईच पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, उसमें कितने सब फाइब्रिल होते हैं? उसके अंदर वो कितना सब फाइब्रिल कंसिस्ट करेगी? 3। कंसिस्ट 3 सब फाइब्रिल। ट्रिपलेट फैशन का मतलब कि प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 सब फाइब्रिल होंगे। 3 क्या होंगे? सब फाइब्रिल्स होंगे, ठीक है ना? और नाम आप सब लोग को पता ही है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका सब फाइब्रिल ए, सब फाइब्रिल ए। दूसरा जो होगा वो आपका सब फाइब्रिल बी, और तीसरा सब फाइब्रिल सी। सब फाइब्रिल दूसरा वाला बी होगा, तीसरा होगा सब फाइब्रिल सी। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर ट्रिपलेट फैशन है, इसका मतलब प्रत्येक पेरीफेरी पे पाया जाने वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें टोटल 3 सब फाइब्रिल है, जबकि सीलिया फ्लैजुला में प्रत्येक पेरीफेरी पे पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल में 2 सब फाइब्रिल थे, ठीक है ना? अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था सीलिया फ्लैजुला में, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए मैं आपको याद भी दिला रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सीलिया फ्लैजुला में क्या था कि पेरीफेरी पर जो दोनों सब फाइब्रिल होते थे ए और बी, वो आपस में लिंकर से जुड़े होते थे।
लिंकर से जुड़े होते थे, याद है ना, लिंकर से जुड़े होते थे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। क्या है, लिख दीजिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए कि हाँ, एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल का सब फाइब्रिल ए, सब फाइब्रिल ए दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल के सब फाइब्रिल सी, सब फाइब्रिल सी से जुड़कर, सब फाइब्रिल सी से जुड़कर क्या बनाएगा, ए सी कनेक्टिव। मतलब यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर है ना, जो सब फाइब्रिल ए और सी के बीच में पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कनेक्टिव बोलेंगे। वहाँ लिंकर बोल रहे थे, यहाँ पे कनेक्टिव बोल रहे हैं, बस इतना याद रखना है। सीलिया फ्लैजिला में इसको लिंकर बोलते थे, यहाँ पे कनेक्टिव बोल रहे हैं। ए सी कनेक्टिव बनाता है, बनाता है। अभी मैं फिगर बनाता हूँ, आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट बेटा, बहुत बहुत ज़रूरी, जैसे सीलिया फ्लैजिलम मैंने बताया था कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वो ट्यूबुलिन की बनी होती हैं, और जो बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ट्यूबुलिन की बनी होती हैं, और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो डायनिन की बनी होती हैं। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल तो है ही नहीं, क्योंकि 9+0 मैंने लिखवाया है, केवल किनारे किनारे ही हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पे। और वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर भी किसकी बनी है, ट्यूबुलिन की ही बनी है, सेम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स वो किसकी बनी हुई है, तो वो बनी हुई ट्यूबुलिन प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, सीलिया फ्लैजिला में भी सेम था यही, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये तो आपको तुरंत याद हो गया होगा, पहले से ही याद है आपको ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन की बनी हुई है, की बनी हुई है, इतना तो याद रहेगा ना कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स में किसकी बनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। अच्छा, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फिगर बना के। तो बच्चों अब फिगर मेरे साथ में आप सब लोग भी बनाना, और देखो मैं कैसे आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखो कि सेम कितना आसान है फिगर बनाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले, क्योंकि गोल होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए इसको राउंडेड शेप आपको बनाना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक राउंडेड शेप बनाएंगे, ठीक है ना। कैसा शेप बनाएंगे, राउंडेड शेप बनाएंगे। चलिए हम राउंडेड शेप बना देते हैं। चलो ये बन गया। अब इसमें ध्यान से देखो, ये तो मैंने एक मैंने उसका बॉर्डर बना दिया। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो कैसी होती है, प्रत्येक जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो आपकी होती है ट्रिपलेट फॉर्म में, ठीक है ना। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल मुझे बनानी है, तो बेटा मैं ऐसे बना देता हूँ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। एक यहाँ पे बनाता हूँ, 2 3 4, चलो ठीक है। तो ये मैंने एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाई, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी, क्योंकि प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल में आपको पता है ना कितने फाइब्रिल होंगे, 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट है।
आप क्या पढ़ रहे हो? सेंट्रियोल पढ़ रहे हो, सेंट्रोसोम पढ़ रहे हो या सेंट्रियोल पढ़ रहे हो। मेरे साथ आप सब भी बना दीजिए इसको अपनी कॉपी में, ताकि आप अपने से बना लोगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सारी बातें फिट हो जाएंगी और आप एग्जाम तक इसको याद रखोगे। और नोट्स तो आप सब मेरे साथ में बना ही रहे हो, तो आपके पास कल को रिवीजन करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी बन गए बेटा? 9 बन गए ना? टोटल 9 बन गए, 9 है ना? तो अब देखो ये क्या बने, ये बन गए आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए। अच्छा, हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर 3 सब फाइब्रिल है। कितनी सब फाइब्रिल है? 3 सब फाइब्रिल। आप सबको पता है सबके अंदर कितने 3 सब फाइब्रिल है, ठीक है ना? सपोज कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सब फाइब्रिल ए है। क्या है? सब फाइब्रिल ए, ठीक है ना? दिस इज बेटा सब फाइब्रिल ए। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। चल, सब फाइब्रिल ए हो गया। ये आपका सब फाइब्रिल बी हो गया, और ये आपका हो गया सब फाइब्रिल सी। सब फाइब्रिल सी। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सब फाइब्रिल ए, सब फाइब्रिल बी, सब फाइब्रिल सी, ठीक है ना? अच्छा, और तीनों सब फाइब्रिल मतलब तीनों सब फाइब्रिल मिला के आप जाने रहे हो ना, एक क्या बना, माइक्रो ट्यूब्यूल बना, वन माइक्रो ट्यूब्यूल। सीलिया फ्लैजिला में केवल 2 सब फाइब्रिल होते थे, और यहाँ सेंट्रियोल में, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में कितने हैं? 3 हैं। कितना आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल आपका बन गया, ठीक है? अच्छा, बीच में मैंने 9+0, तो बीच में कुछ नहीं है। बीच में आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं है यहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? बस ऐसे आप बीच में एक बना देना, ऐसे आप बीच में बना देना, और इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम हो जाएगा हब। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे हब। क्या बोलोगे? हब, HUB, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, हब बोलोगे। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, आप देखो कि प्रत्येक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर 3 सब फाइब्रिल है। क्या क्या है आपको पता है? ये अंदर ए है, ठीक है ना, बी है और सी। सबके अंदर है ऐसे ही ना, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप लोग को शायद दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ए, बी और सी, ठीक है ना? ए, बी और सी, ए, बी, सी, ए, बी और सी, और इसमें तो है ही ए, बी और सी। तो जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सबकी जो सब फाइब्रिल, 3 सब फाइब्रिल हैं, उन सबका नाम वही ए बी सी है। अच्छा, मैंने आपको लिखवाया था कि एक माइक्रोट्यूब्यूल का सब फाइब्रिल ए दूसरे अपने बगल वाले माइक्रोट्यूब्यूल के सब फाइब्रिल सी से जुड़ा होता है, किससे? कनेक्टिव से। तो चलिए मैं कनेक्टिव बना देता हूँ यहाँ पर। तो कनेक्टिव बेटा कैसे हो जाएगा? कनेक्टिव इस तरह से हो जाएगा, ए को सी से जोड़ना है, ठीक है ना? जैसे मैंने क्या बोला कि ये मैंने बगल में ऐसे बना दिया कनेक्टिव, ऐसे। तो ये ए को मैंने सी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? इसी तरह से हर एक सब फाइब्रिल को ए को सी से कनेक्ट करना है, ए को सी से, ए को आपने सी से कनेक्ट कर दिया। बनाते जाइए, ए को सी से कनेक्ट करिए। बन गया? आप सबका बना? ऐसे बनाइए, ठीक है ना? तो ये जो है, ये क्या है बेटा? ये आपका कनेक्टिव है। क्या बोलते हैं इसको? ए सी कनेक्टिव बोलते हैं, ए सी कनेक्टिव। मैंने इसीलिए पहले लिखवा दिया था ना सारा, ए सी कनेक्टिव, ठीक है ना? तो दिस इज कार्ड बेटा ए सी कनेक्टिव। तो देखिए कितना आसान है। यहाँ पे टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? 9 है। कितने? 9 है। 9 है ना? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है ना, तो टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल 3 सब फाइब्रिल से बना है और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल का सब फाइब्रिल ए बगल वाले माइक्रोट्यूब्यूल के सब फाइब्रिल सी से जुड़ा हुआ है, जिससे उसको आप बोलते हो ए सी कनेक्टिव या फिर क्या बोलते हो, कनेक्टिव बोलते हो। समझ में आ गई बात ना? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन पढ़ा देता हूँ। तो बेटा फंक्शन की बात की जाए तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ फंक्शन, यहाँ फंक्शन। बेटा सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? अभी अभी मैंने आपको एक फिगर बनाया था सेल डिवीजन का, उसमें मैंने बताया था ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है, फाइबर। और एक और चीज बनाता है, वो भी लिखवा दें, स्पिंडल फाइबर एवं एवं बेसल बॉडी बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जानते हो क्या होता है? बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है ना जिस पर से सील या फ्लैजेला की उत्पत्ति होती है, जहां से सील या फ्लैजेला बनते हैं, निकलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। तो देखो स्पिंडल फाइबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। स्पिंडल फाइबर ये जो सेंट्रोसोम है ये स्पिंडल फाइबर बना रहा है और बेसल बॉडी भी बनाता है। बेसल बॉडी बनाता है। अभी मैंने क्या बोला बेसल बॉडी के बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से क्या निकलते हैं? सीलिया। बेसल बॉडी से सीलिया व फ्लैजेला, सीलिया व फ्लैजेला उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति होती है वहां से। बेसल बॉडी से क्या निकलता है? सीलिया और फ्लैजेला निकलता है। तो वो बेसल बॉडी कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है, और स्पिंडल फाइबर भी बनाता है। तो ये दो बेटा इसके मेन काम हो गए, फंक्शन हो गए किसके? सेंट्रोसोम। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। चल ठीक है ना बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैंने आपको आज के लेक्चर में सेंट्रोसोम पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेल ऑर्गेनेल्स में ही आगे कुछ और दूसरे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज। चल बेटा माइक्रो बॉडीज, देखो सेल के अंदर कुछ छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे साइज के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइक्रो मतलब होता है क्या? सूक्ष्म। और काय, बॉडी मतलब काय, सूक्ष्म काय। ठीक है ना, तो कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। छोटे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, उनको हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं। तो 3 माइक्रो बॉडीज सेल के अंदर पाई जाती हैं। 3। पहली जो है उसको बोलते हैं पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम्स। और दूसरी जो माइक्रो बॉडीज होती हैं उनको बोलते हैं स्फीरोसोम्स। इसके बारे में मैंने एक बार थोड़ा सा डिस्कशन किया था, अगर आप लोग को याद हो तो। स्फीरोसोम और एक और माइक्रो बॉडीज होती है उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 3 क्या है? माइक्रो बॉडीज हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है ना, अब इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, दैट इज पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम। चलो चलो, पैराक्सीसोम में क्या है? सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट कि बेटा ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है? सिंगल। और सिंगल मेम्ब्रेन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट बड़े सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये आपको याद रखना है।
केवल एक आवरण से घिरा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। कितना होता है और साइज क्या होती है, तो मैंने बताया ये क्योंकि सब सारे माइक्रो बॉडीज हैं तो इनकी साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल। केवल क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। कितने होते हैं बेटा, संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है कितनी, प्रत्येक कोशिका में लगभग 7200, 7200 प्रति कोशिका। माइक्रो बॉडीज बहुत छोटे छोटे ढेर सारे होते हैं, तो कितने होते हैं, 7200, 7200 प्रति कोशिका होते हैं। कितने होते हैं, 7200 प्रति कोशिका। ठीक है ना। डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो भी आपको याद रखनी है। वो जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था क्या, उनका नाम टॉलबर्ट था, टॉलबर्ट, TOLBERT, टॉलबर्ट, याद रहेगा। टॉलबर्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना। कहाँ पे होता है पैराक्सिसोम, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। कहाँ पे होता है, प्लांट सेल में भी होता है प्लस एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या यहाँ लिखना है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूँ, कंसिस्ट मेनी एंजाइम्स। देखो पैराक्सिसोम के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, नहीं भूलेंगे ना। पैराक्सिसोम के अंदर क्या भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं, एंजाइम, मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे कुछ कुछ मैं बता दूं, जैसे सम एंजाइम्स, कुछ अगला पॉइंट कर दें, सम एंजाइम्स जो आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं पैराक्सिसोम के अंदर के, तो वो कौन कौन से हैं, सम एंजाइम्स आर, चलिए तो कुछ एंजाइम्स के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ये नाम आपको याद रखना है, याद रहेगा, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम हो गया, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। एक और, ये तो नाम नहीं भूलेंगे आप लोग, पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीसोम में कौन सा एंजाइम है, पर ऑक्सीडेज है, ये तो नहीं भूलेंगे, मैच कर रहा, पर ऑक्सीडेज। और एक और कैटालेज, कैटालेज, CATALASE, कैटालेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, पर ये तीन आपको नहीं भूलने हैं बेटा। कौन कौन सा, एक तो आपका ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दूसरा परऑक्सीडेज, तीसरा कैटालेज। ये तीन बहुत जरूरी हैं, आपको पता होने चाहिए अगर आप बायो से जुड़ा कोई पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा और, कि इन एनिमल सेल, बात की जाए अगर एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये कहाँ पर होता है, इन एनिमल सेल, ठीक है ना, कॉमा, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, फाउंड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फाउंड इन किडनी सेल, किडनी, KIDNEY, किडनी एंड लीवर, लीवर और किडनी याद रहेगा, किडनी एंड लीवर। एनिमल्स की जो किडनी होती है और जो लीवर होता है उसकी सेल में पाया जाता है, उसकी सेल में पाया जाता है कौन, पैराक्सिसोम। सब जगह नहीं होता, केवल किडनी और लीवर की सेल में होता है, केवल किडनी और लीवर की सेल में होता है पैराक्सिसोम। समझ में आ गई बात ना। और इसका संबंध किससे, एंड रिलेटेड टू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू की जगह विद भी कर सकते हैं, रिलेटेड विद क्या चीज, रिलेटेड विद लिपिड मेटाबॉलिज्म, याद रहेगा, लिपिड, वसा के उपापचय से संबंधित है यह,
लिपिड लिपिड मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। चलिए, क्या समझ में आ गया आपको कि ये कहाँ पे होता है? किडनी और लीवर सेल में भी होता है। एनिमल्स के अंदर किडनी और लीवर सेल में पाया जाता है पैराक्सीसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल, और इसका संबंध किससे? लिपिड मेटाबॉलिज्म से। ठीक है ना? वसा के उपापचय, वसा को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ये सारा काम कौन करता है? सारा काम पैराक्सीसोम करता है, क्योंकि पैराक्सीसोम के पास क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना? चलो, इतनी बात तो हो गई। कुछ और बहुत ज़रूरी बात जो पैराक्सीसोम के बारे में बच्चों को पता होनी चाहिए, मैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग धैर्य रखिए और मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना? देखो बेटा, लिखना मेरे साथ में कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर बात की जाए, इन प्लांट सेल, इन प्लांट इन प्लांट it is found it is found it is found in very important, it is found in C3 plants। देखो बेटा, ये याद रखना, कहाँ पर? C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? C3 प्लांट्स मतलब डाइकॉट प्लांट की बात की जा रही है। डाइकॉट प्लांट्स की, द्विबीजपत्री पौधों की बात की जा रही है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो पैराक्सीसोम कहाँ होता है? प्लांट के अंदर कहाँ होता है? C3 प्लांट्स में केवल होता है, C4 प्लांट में नहीं होता। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, जब जब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे मैं आपको C3 C4 प्लांट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो अभी मैंने हल्का सा आपको बताया ना कि C3 प्लांट्स कुछ डाइकॉट नेचर के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, और C4 प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। ठीक है ना? तो C3 प्लांट्स में ये पाया जाता है। ठीक है ना? आगे लिखो, इन प्लांट इट इज फाउंड इन C3 प्लांट्स, और लिख दो आगे, और ये एक ये एक वेस्टफुल फेनोमेना वेस्टफुल वेस्टफुल फेनोमेना फेनोमेना मतलब घटना, वेस्टफुल फेनोमेनन। क्या नाम है उस वेस्टफुल फेनोमेनन का? फोटो रिस्पायरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, प्रकाश श्वसन। फोटो रिस्पायरेशन एग्जाम में आता है। फोटो रिस्पायरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल यूज होता है? तो आप ऑप्शन आपका सही होगा पैराक्सीसोम। फोटो रिस्पायरेशन। इसके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी वहां पे इन्वॉल्व होते हैं फोटो रिस्पायरेशन। उनमें से एक कौन है? पैराक्सीसोम है। तो क्या लिखा? और ये एक वेस्टफुल फेनोमेनन, फोटो रिस्पायरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे? मैंने अभी बताया, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन प्रकाश श्वसन। ठीक है ना? प्रकाश श्वसन से संबंधित होते हैं, से संबंधित होते हैं। तो याद रहेगा आपको ना कि प्लांट के अंदर कौन से प्रोसेस से संबंधित है पैराक्सीसोम? फोटो रिस्पायरेशन से संबंधित है। याद रहेगा बेटा? चलो, फोटो रिस्पायरेशन से संबंधित है। कौन से प्लांट्स में होता है फोटो रिस्पायरेशन? C3 प्लांट्स में होता है। C3 प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है? वेस्टफुल फेनोमेना है, बेकार की एक जो है उत्सर्जी प्रक्रिया है, फोटो रिस्पायरेशन, और या जिसको हम प्रकाश श्वसन भी कहते हैं। उसी से जुड़े काम जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पैराक्सीसोम में होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? अच्छा, एक कुछ अच्छी बात लिखवाऊं और कुछ बात लिखवाता हूँ। चलो चलो, एक बात लिखो। जो जुगनू होता है ना, आपने जुगनू देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, जुगनू पकड़ा भी होगा शायद। जुगनू तो जो रात में उड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाई। फायर फ्लाई रात में चमकते हैं। ठीक है ना? उनमें लाइट जलती है, आपने देखा होगा ना, तो वो जुगनू। तो जुगनू में पाया जाने वाला पाया
जाने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाया जाने वाला लूसीफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लूसीफरेज। जुगनू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे वो जलता है? लूसीफरेज एंजाइम। जुगनू में पाया जाने वाला लूसीफरेज एंजाइम भी कहाँ पे होता है? पर ऑक्सीसोम में ही पाया जाता है। पर ऑक्सीसोम, तो जुगनू के अंदर जो सेल होंगी, सेल में पर ऑक्सीसोम होगा ना, तो उस पर ऑक्सीसोम में पाया जाता है। तो जुगनू की बॉडी की सेल की पर ऑक्सीसोम में लूसीफरेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से जुगनू जो होता है वो लाइट की तरह, उसके अंदर से लाइट जैसा निकलता है। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस आगे मैं आपको कहीं पढ़ाऊंगा, अभी उस पर नहीं जाना है। बस ये याद रखना है कि जुगनू में पाया जाने वाला जो लूसीफरेज एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी कहाँ पाया जाता है? पैराक्सीसोम में पाया जाता है। ठीक है ना? जो आगे चलकर हवा के संपर्क में आने पर जलता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा कुछ। तो ये भी आपको याद रखना है बेटा, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, तो पैराक्सीसोम के बारे में इतनी बातें मैंने आपको बता दी। लास्ट में एक बात और मुझे आपको बतानी है पैराक्सीसोम से जुड़ी हुई। ठीक है ना? तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर नोट कर लेंगे सब लोग। पैराक्सीसोम में क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H2O2। H2O2 जिसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हो। याद है ना आपको? हाइड्रोजन, केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना आप? H2O2 को क्या बोलते थे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। केमिकल है ना एक तरह का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसको आपने लिखा केमिकली H2O2, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि पैराक्सीसोम में H2O2 का निर्माण होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना? अब आगे देखो, H2O2 एक क्या है? H2O2 एक टॉक्सिक, विषैला, टॉक्सिक, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना पड़ेगा। H2O2 एक टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट है। ठीक है ना? और और क्या लिखेंगे आप? एक पॉइंट और लिखेंगे, या इसी में लिख दें, क्या लिखेंगे? कैटालेज एंजाइम। अभी अभी मैंने ऊपर लिखवाया था आपको कैटालेज एंजाइम, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ऊपर देखिए लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एंजाइम था ना, पैराक्सीसोम के अंदर पाए जाते थे ना, कैटालेज एंजाइम भी उसमें से था ना कुछ। तो कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम क्या करेगा बेटा? कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम H2O2, H2O2 को तोड़ता है। याद रहेगा, कितना आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ ताकि ब्रेक डाउन कर देता है। कैटालेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है ना? ऐसे H2O2, और इस पे कौन वर्क करेगा? कैटालेज एंजाइम। तो इसको तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो क्या बनेगा? H2O प्लस O। ठीक है ना? ऐसा कुछ बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो बेटा, कुल मिला के जो है यहाँ पर कुछ बहुत बहुत ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जुगनू वाली बात लिखाई कि जुगनू में पाया जाने वाला जो लूसीफरेज एंजाइम होता है, वो कहाँ होता है? पैराक्सीसोम में पाया जाता है। जुगनू के पैराक्सीसोम में, किस कोशिकांग में? पैराक्सीसोम में पाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत कम लोगों को पता होता है। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि पैराक्सीसोम में क्या पाया जाता है? H2O2, इसीलिए तो इसका नाम शायद पैराक्सीसोम रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। पैराक्सीसोम इस कोशिकांग का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम का केमिकल बनता है, इसीलिए तो इसका नाम पैराक्सीसोम रखा गया है। तो पैराक्सीसोम का निर्माण होता है, H2O2 का निर्माण होता है, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है ना?
H2O2 क्या है बेटा? टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक विषैला ऑक्सीकारी क्या है? तत्व है, एक विषैला ऑक्सीकारी एजेंट है, ठीक है ना। और कौन एंजाइम H2O2 को तोड़ता है, ये भी याद रखो, कैटालेज एंजाइम, नहीं भूलेंगे ना, भूलिएगा मत, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। कैटालेज, तो कैटालेज एंजाइम क्या करता है? H2O2 को तोड़ता है, ठीक बच्चा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये तो मैंने आपको जो पढ़ाया, ये पहला माइक्रो बॉडीज था। 3 माइक्रो बॉडीज यहाँ पर हैं, एक पैरोक्सिसोम है, एक स्फीरोसोम है और एक ग्लाइऑक्सिसोम है। तो अभी तो मैंने आपको पहला पढ़ाया, पैरोक्सिसोम, समझ में आ गया होगा। आगे अब पढ़ते हैं दूसरा जो माइक्रो बॉडी, दूसरा जो छोटा कोशिकांग सेल के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है स्फीरोसोम। तो अब बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्फीरोसोम पढ़ेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया, दूसरा स्फीरोसोम। स्फीरोसोम। अच्छा, स्पीरोसोम के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो फिर से सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी क्या है? एक कला से घिरा हुआ है, एक आवरण से घिरा हुआ है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इसका मतलब कि स्फीरोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था ग्लाइऑक्सिसोम और पैरोक्सिसोम, वो भी क्या था? सिंगल मेम्ब्रेन था। स्फीरोसोम जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। और इससे पहले जब मैंने आपको इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ाया था, तो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में मैंने आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ाए थे। वो सारे सेल ऑर्गेनल भी कैसे थे? सिंगल मेम्ब्रेन थे। याद होगा शायद आपको कि इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, गोल्जी बॉडी पढ़ाया था, ठीक है ना, और कई सारे पढ़ाए थे। तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो सिंगल मेम्ब्रेन थे, कुछ ऐसे थे जिन पे डबल मेम्ब्रेन पाई जाती थी। तो सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था ना। और यहाँ पर अभी मैं आपको जो दो बताया, एक अभी को जो मैंने आपको पढ़ाया पैरोक्सिसोम, और फिर ये स्पीरोसोम, ये दोनों भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। देखो कितने सारे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल आप लोग को पता चल गए, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ, डिस्कवरी बेटा डिस्कवरी जो इसकी हुई थी वो हेंस्टीन ने किया था। हेंस्टीन, हेंस्टीन ने किया था स्फीरोसोम की डिस्कवरी, ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे जो जरूरी है लिखना, वो ये कि कहाँ पे पाया जाता है? केवल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो ओनली प्रेजेंट, ये एनिमल सेल में नहीं है, जबकि इससे पहले वाला एनिमल सेल में था। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसका एक और नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड, स्फीरोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्लांट लाइसोसोम, प्लांट का लाइसोसोम बोलते हैं। देखिए प्लांट लाइसोसोम किसको बोलते हैं? स्फीरोसोम को बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज, ये नई चीज है, इसको याद रखिएगा। प्लांट लाइसोसोम, शायद सुना आप लोगों ने नहीं होगा, तो इसलिए याद रखिएगा, आल्सो कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम। अच्छा, इसका निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका निर्माण यानी स्फीरोसोम का निर्माण, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है स्फीरोसोम का निर्माण, किसी को पता हो तो बता सकता है। इसका निर्माण, इसका निर्माण अगर आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से ना तो आपको पता होगा, इसका निर्माण किससे होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है, द्वारा होता है। नोट्स आप लोग देखिएगा पीछे अपनी प्लीज, और वहां पे जब आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखेंगे तो वहां पे मैंने लिखवाया है, इसका निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है ना। बात करें अगर फंक्शन की, कि स्पीरोसोम का फंक्शन क्या है, कार्य, तो बेटा स्फीरोसोम का बस एक ही काम है और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है
फैट सिंथेसिस, फैट यानी वसा का संश्लेषण, फैट सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। और क्या है? स्टोरेज, वसा का संश्लेषण और वसा का संचय, वसा को ही बनाएगा, उसी को संचित करेगा। बस एक काम है किसका? स्फीरोसोम का। इतना ही काफी है आप सबके लिए स्फीरोसोम के बारे में, इतना ही केवल आपको जानना है, ठीक है ना। अगला जो आपका माइक्रोबॉडीज आपको पढ़ना है, तो एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया पैराक्सीसोम, एक मैंने अभी को आपको पढ़ाया स्फीरोसोम, एक बेटा और आपको पढ़ना है जिसको आप बोलते हो ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। चलो थोड़ा सा ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ग्लाइऑक्सीसोम भी एक क्या है? माइक्रोबॉडीज है। किसमें होता है? तो सबसे पहली बात किसमें होता है? तो लिखेंगे क्या? ओनली प्लांट सेल में, केवल और केवल प्लांट सेल में, ओनली प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, उल्टा नहीं करेंगे, सब बहुत अच्छे से याद रखना है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अच्छा प्लांट सेल में कहाँ पर? प्लांट सेल में कहाँ पर? तो आगे मैं लिख देता हूँ ना, आगे लिख देता हूँ कहाँ पर? प्लांट सेल में कहाँ पर? इन इन फैटी सीड, फैटी मतलब वसा को संचित करने वाले, सीड यानी बीज, सीड, सीड, ठीक है ना। जैसे वो होता है ना अरंड, जिसको अरंड बोलते हैं, कास्टर बोलते हैं, याद होगा शायद सुने होगे, अरंड बोलते हैं ना, कास्टर, अरंड, अ अरंड ना, कास्टर, CAS, रेड भी बोलते हैं, कास्टर, ठीक है ना। रेड अरंड सुना होगा, कास्टर, कास्टर का जो बीज है ना वो फैटी सीड है, उसके अंदर वसा का, जब वसा काफी मात्रा में एकत्र रहती है, ठीक है ना। तो बीज के अंदर होती है वैसे भी फैट, बहुत ज्यादा फैट होती है। तो अरंड जो है उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाता है, उन सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना, उसके बीज की सेल्स में पाया जाता है। तो फैटी सीड्स के अंदर जो सेल्स हैं उसमें पाया जाता है, प्लांट के अंदर ही ना, एनिमल में बिल्कुल नहीं, एनिमल की कोई बात नहीं होगी। और किस में पाया जाता है? एंड एंड इन गार्ड सेल। अब गार्ड सेल बेटा आप लोग अगर वाष्पोत्सर्जन पढ़े होगे कभी, तो आप लोग को पता होगा, स्टोमेटा, रंध्र आप लोग पढ़े होगे तो शायद आप लोग जानते होगे, गार्ड सेल होती है ना, द्वार कोशिका, रक्षक कोशिका, ठीक है ना, उनके अंदर भी होता है। स्टोमेटा की चारों तरफ गार्ड सेल होती है ना, ऐसे स्टोमेटा नहीं होता है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके क्या होती है? गार्ड सेल होती है। और बीच में क्या होता है? स्टोमा होता है, पोर होता है। ये क्या है? गार्ड सेल है, गार्ड सेल है ना, इनके चारों तरफ इस तरह से सेल्स होती हैं। कभी आपने बनाया होगा ये फिगर स्टोमेटा वाला, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, जो आप ये आप देख रहे हो ना, ये जो है यही गार्ड सेल है, ये क्या है? गार्ड सेल, इनको आप गार्ड सेल कहते हो। क्या बोलते हो? गार्ड सेल। जो स्टोमेटा का जो पोर होता है उसके जो है पास में पाई जाती है, कितनी होती है? दो होती है, और दोनों के अंदर एक बड़ा बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये गार्ड सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टोमेटा को खोलने बंद करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे ये चीज़, जब मैं प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ें सब आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए जो ग्लाइऑक्सीसोम है वो कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल में पाया जाता है। तो गार्ड सेल में भी ग्लाइऑक्सीसोम होता है, और प्लस वो कहाँ होता है? फैटी सीड में पाया जाता है। प्लांट के अंदर कहाँ पे होता है? फैटी सीड में पाया जाता है। तो दो जगह पर ग्लाइऑक्सीसोम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी जो हुई थी वो बीवर्स ने किया था, याद रहेगा, बीवर्स, बीवर्स ने जो है इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? बीवर्स ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, ठीक है। बीवर्स, ग्लाइऑक्सीसोम को बीवर्स ने डिस्कवर किया था। फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन देख लो तुरंत। अच्छा अगर फंक्शन देखोगे तो फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिखो मेरे साथ में, इसमें, इसमें मतलब ग्लाइऑक्सीसोम में,
इसमें क्या होता है, इसमें एक साइकिल चलती है, चक्र चलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, चक्र चक्र यानी साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है, ठीक है ना। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैं बताता हूं अभी ये क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है। मतलब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। प्रक्रिया चलती है, ठीक है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है ना, कि जो अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनती है, और या फिर जो फैटी एसिड होता है, वसी अम्ल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या फैटी एसिड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। याद हो गया, कितना आसान था। अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड से जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये प्रक्रिया किस चक्र में होती है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में होती है। और ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहाँ होता है, किस कोशिकांग में, ग्लाइऑक्सिसोम में, इसीलिए इसका नाम ग्लाइऑक्सिसोम रखा गया। हर कोशिकांग का नाम रखने के पीछे भी एक रीजन, कुछ कारण है। ऐसा कुछ फंक्शन उसके अंदर हो रहा होगा जिसकी वजह से उसका नाम, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर उसके अंदर पाया जाता होगा जिसकी वजह से उसका नाम वो रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, अमीनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो ये किस चक्र में होता है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में होता है। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में हो गया बेटा, यही एक फंक्शन। अच्छा, तो ये मैंने आपको ग्लाइऑक्सिसोम भी पढ़ा दिया। अच्छा, एक एक्स्ट्रा मैं आपको, एक और मैं नोट में पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बस नोट में मैं एक और सेल ऑर्गेनेल आपको पढ़ा देता हूँ। और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है बेटा लोमासोम। मेरे मन में आया तो मैं इसको बता देता हूँ। लोमासोम, बहुत बहुत कम लोग ही इसको देखे हैं, सुने हैं कभी, लोमासोम, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा लोमासोम के बारे में दो तीन बात, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है लोगों को, साइंटिस्ट लोग ही इसके बारे में भी डिस्कवरी कर रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर होता है। तो थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में कुछ जरूरी चीज़। तो सबसे पहले तो लिख लो लोमासोम। देखो, इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज को भी मान्यता नहीं मिली, मतलब अभी इसको सही से डिस्कवर नहीं किया गया है। देखा गया है पर उसको मान्यता नहीं दी गई। किसी वैज्ञानिक ने देखा है पर अभी इसको मान्यता नहीं दी गई। तो इसकी खोज को अभी तक, जैसे मैंने सब में लिखा है ना, डिस्कवर बाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसकी खोज को मान्यता नहीं मिली, नहीं मिली, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, ये देखो, ये पाया जाता है कहाँ पर, इट इज फाउंड, फाउंड इन बिटवीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन, इन बिटवीन प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऐसा बोला जाता है कि ये प्लांट के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इसकी लोकेशन देखो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में नहीं है। सारे कोशिकांग साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, सारे कोशिकांग साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं,
लेकिन इसकी पोजीशन देखो क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ये चीज़। ठीक है, जैसे मान लो कि मान लो ये सेल है, ये सेल है, ठीक है ना? ये मान लो जो ब्लैक से मैंने बनाया ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में होता है ना, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, पहले लेक्चर में बताया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लोमासोम है ना, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है यहाँ पर, इन सब जगहों पर पाया जाता है। कहाँ पर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे लोमासोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये लोकेशन समझ में आई। ये सेल वॉल है और वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल कहाँ है, ये जो ब्लैक से ये सेल वॉल हो गई, जो रेड से वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। और लोमासोम्स कहाँ पर है, लोमासोम्स आपको दिख रहे हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखिएगा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, लोमासोम पाया जाता है। ठीक है बेटा ना, लोमासोम, लोमासोम। कितना आसान है, याद हो गया। चलो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अब इसका, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन मैं यहाँ पे लिखवा दूँ। चलो, फंक्शन ऐसा लिख लो, फंक्शन लिखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि ये, कि ये आगे लिख देते हैं कि ये सेल वॉल मटेरियल, सेल, सेल वॉल मटेरियल मतलब समझते हो, सेल वॉल मटेरियल मतलब सेल वॉल जिससे बनी है, किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, हेमी सेलुलोज से बनी है, पेक्टिन से बनी है। ठीक है ना, सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल मटेरियल का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। निर्माण मतलब जान रहे हो ना, फॉर्मेशन बनाना। करते हैं कौन, लोमासोम। लोमासोम के बारे में माना जाता है कि ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल मटेरियल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब सेल वॉल जिनसे बनी है ना, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, सब मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को। तो उन सब के जितने भी अवयव हैं, जितने भी केमिकल्स हैं ना, उन सब का निर्माण कौन करता है, ऐसा माना जाता है कि वो कौन करता है, लोमासोम करते हैं। उनमें से कुछ कुछ मटेरियल्स का निर्माण लोमासोम के बारे में बहुत मान्यता अभी नहीं है, इसकी खोज को भी मान्यता नहीं है। ऐसा बोला गया है ये प्लांट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, फिगर में मैंने आपको दिखाई दिया बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो ये इतना ही केवल है लोमासोम के बारे में। बाकी इससे पहले जो मैंने आपको ग्लाइऑक्सीसोम पढ़ाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ग्लाइऑक्सीसोम को मत भूलना। ग्लाइऑक्सीसोम में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र होता है, और ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसमें क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में अमीनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, ग्लाइऑक्सीसोम पाया कहाँ जाता है, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बच्चे नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो फैटी सीड में पाया जाता है। फैटी सीड जैसे कि कास्टर हो गया, अरंड हो गया, ये वो फैटी सीड है। ठीक है ना, और साथ साथ जो गार्ड सेल होती है ना, स्टोमेटा के चारों तरफ जो गार्ड सेल होती है प्लांट सेल में, पत्ती में जो स्टोमेटा होता है, छिद्र होता है, उसके चारों तरफ जो गार्ड सेल होती है, उसमें भी जो है क्या होता है, पाया जाता है कौन, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है बेटा ना, तो ये याद करना है। और स्फीरोसोम में मैंने क्या बोला कि अच्छा सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी स्फीरोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। डिस्कवरी मैंने बोला ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसका निर्माण किससे होता है, SER से होता है। और प्लांट लाइसोसोम इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। ये आप याद रखोगे और ये याद रखोगे, क्या काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। स्फीरोसोम का फैट सिंथेसिस और स्टोरेज।
फैट सिंथेसिस और स्टोरेज। स्पिरोसोम बनता किससे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आप अगर पीछे मेरे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ोगे, नोट्स बनाए होगे, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने जब आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था तो वहाँ पे भी लिखवाया था उसके फंक्शन में कि वो क्या बनाता है, स्पिरोसोम बनाता है, ठीक है ना। स्पिरोसोम का फंक्शन क्या हो गया? फैट सिंथेसिस और स्टोरेज। ग्लाइऑक्सीसोम का फंक्शन हो गया क्या? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ग्लूकोनियोजेनेसिस। लोमासोम का फंक्शन है सेल वॉल मटेरियल का निर्माण करना, ठीक है ना। और इससे पहले जो मैंने पहला आपको माइक्रोबॉडीज पढ़ाया, जिसको आप क्या बोलते थे, जिसको आप पराक्सीसोम बोलते थे, तो पराक्सीसोम का फंक्शन क्या था? पराक्सीसोम का फंक्शन था कि वो जो होता है वो, तो बहुत सारे फंक्शन थे लेकिन उसमें फोटो रिस्पायरेशन मेन प्रोसेस था। तो पराक्सीसोम में मैंने आप लोगों को जो फंक्शन दिखाया था वो क्या दिखाया था? फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है ना, फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन से संबंधित प्रक्रिया उसमें होती है, ठीक है जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ था। और इम्पॉर्टेंट एंजाइम आपको पराक्सीसोम के जानने, तो फोटो रिस्पायरेशन होता है। जुगनू का लूसीफेरेज एंजाइम भी पराक्सीसोम में पाया जाता है। पराक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विषैला ऑक्सीकारी तत्व है, और जो कैटालिस एंजाइम H2O2 को तोड़ देता है, ये याद रखना है आपको। समझ में आ रही है बात ना। और लिपिड और किडनी और लीवर सेल में पाया जाता है पराक्सीसोम एनिमल के अंदर, और लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, ठीक है ना। सब सारा याद रखना है आप लोगों को। तो बेटा ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? माइक्रो बॉडीज के बारे में पढ़ा दिया आपको, तीनों तरह की माइक्रो बॉडीज, प्लस मैंने लोमासोम भी आपको पढ़ाया। तो आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम लोग आज के लेक्चर में इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे, यानी कि आगे के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे।